अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। मैं धर्मचंद के घर में था। मैं इस घर में एक छोड़ 3 रातों के लिए रुक सकता था, मगर मैं अपने आप को दूसरी बार आजमाइश में नहीं डालना चाहता था। आखिर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नहीं था, आम कमजोरियों वाला आदमी था। एक रात तो अल्लाह ताला ने मुझे अमानत में खयानत करने से बचा लिया। दूसरी बार मुझे अपने आप से खतरा महसूस होने लगा था। मैंने अंदर कोठरी में ही नाश्ता किया और वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बिमला ने खुरे में पानी डालकर खुद मेरा मुंह हाथ धुलवाया। कहने लगी, तुम्हारे सर के दरमियान एक बाल भी उड़ने लगे हैं। पहले तो तुम्हारे बाल बड़े घने हुआ करते थे। मैंने कहा, तुम्हें क्या पता पाकिस्तानी कैद में मुझ पर कैसे कैसे जुल्म हुए हैं। बस भगवान ने जिंदा रखा है, यही बहुत है। पानी डालो। मुंह हाथ धोने के बाद मैंने खद्दर की चादर से मुंह पोंछा। बिमला कोठरी में से छोटा सा आईना और कंघी ले आई। आईना इसने अपने हाथ में लेकर मेरे सामने कर दिया। मैंने बालों में कंघी फेरी। मैंने आईने में अपनी शक्ल गौर से देखी। नाक के ऊपर को उठी हुई हड्डी प्लास्टिक सर्जरी की बात गायब हो चुकी थी। मेरा चेहरा थोड़ा सा बदल गया था, मगर भारतीय दहशतगर्द के चेहरे से हूबहू मिल गया था। मेरे घुंघराले बालों ने भी मेरे पहले वाले चेहरे में बड़ी तब्दीली पैदा कर दी थी। कमला कहने लगी, बटाले जाओगे? मैंने कहा, पहले तो बेटाले ही जाऊंगा, जयदेव वहीं पर है। इसके बाद कहीं जाना पड़ गया तो जयदेव के हाथ तुम्हें पैगाम भिजवा दूंगा। अगर कहीं न गया तो कल नहीं या परसों तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब मैं जाने लगा तो बिमला की मां अंदर से एक पित्तल की कड़वी ले आई जिस पर ढक्कन लगा हुआ था। कहने लगी, ये थोड़ा सा देसी घी है, इसे साथ लेते जाओ। घी का नाम सुनते ही मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं माता जी, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं इन सादा लोगों औरतों से रुखसत होकर बटाले जाने वाली सड़क पर आ गया था और बटाले की तरफ जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। बटाले पहुंचने के बाद मैं सीधा शिव मंदिर आ गया और अपने साथी दहशतगर्द जयदेव की तलाश करने लगा। इस वक्त मुझे वो कहीं नजर न आया। कोठरी की एक फालतू चाबी मेरे पास थी। मैं कुछ देर कोठरी में लेट कर आराम करता रहा। मेरा जहन बार बार भारतीय दहशतगर्दों गोंदा सतप्रकाश और मोतीराम की तरफ जाता, जिनके पाकिस्तान में खुफिया ठिकाने की रिपोर्ट मैंने पहुंचा दी थी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वहां छापा जरूर मारा होगा। मैं खबर सुनने के लिए बेताब था कि तीनों दहशतगर्द पाकिस्तान में पकड़ लिए गए हैं। भारतीय अखबारों में तो इनकी गिरफ्तारी की खबर शायद न छपती, मगर शिवसेना के दहशतगर्दों को पंजाब शाख के इंचार्ज प्रसाद जी को इसके जरिए मेरे साथी जयदेव को इस गिरफ्तारी का इंतजाम से पहले हो जाना था। पाकिस्तान में रूपोल दूसरे भारतीय दहशतगर्दों ने वायरलेस पर इन्हें खबर कर देनी थी कि लाहौर पुलिस ने गोंदा सतप्रकाश और मोतीराम को पकड़ लिया है। मैं दोपहर तक कोठरी में पड़ा रहा। दोपहर के वक्त बाहर निकलकर एक हिंदू विष्णु ढाबे से दाल चपाती खाई और वापस शिव मंदिर में आकर एक तरफ को होकर बैठ गया। रात को बारिश हुई थी, मगर अब बादल छट गए थे और बड़ी तेजी से धूप निकल आई थी, जिसकी वजह से फिजा में गर्मी और हब्स हो रहा था। दोपहर को जयदेव ना आया, शाम हो गई। मैं मंदिर में ही इधर उधर फिरता रहा। रात को ढाबे में ही खाना खाया और कोठरी के दरवाजे पर आकर बैठ गया। मंदिर में पूजा पाठ की घंटियां बज रही थी, फिर शुभ कीर्तन की आवाज़ें आने लगी। एक तब्दीली मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की थी कि बटाले या अमृतसर में सुबह से लेकर रात तक मस्जिद से बुलंद होती अजान की आवाज़ कभी सुनाई नहीं दे रही थी। अमृतसर में फिर भी मस्जिद खैरुद्दीन, मस्जिद जान मोहम्मद, बूढ़े वाली मस्जिद, बाकी मस्जिदें थी। मस्जिद खैरुद्दीन में तो सिख शरणार्थी रह रहे थे, मगर मस्जिद जान मोहम्मद और बोहड़ वाली मस्जिदें मुसलमान कश्मीरी मेहनत कशों की तहवील में थी और वो दबी आवाज़ में आज़ान भी दे दिया करते थे। नमाज पढ़ने वाला सिवाय इन थोड़े से बहुत कश्मीरियों के और कोई नहीं था। बटाले में तो मुझे किसी जगह भी मस्जिद दिखाई नहीं दी थी। ये देव रात के 10 बजे के करीब आया। वो घबराया हुआ था। मैं इस वक्त कोठरी के अंदर पंखा चलाकर चटाई पर लेटा हुआ था। आते ही बोला, रामचंद, बड़ी बुरी खबर है। मैं समझ गया। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, भाभे क्या हो गया है? ये देव मेरे पास ही बैठ गया और कहने लगा, लाहौर में गोंदा सतप्रकाश और मोतीराम पकड़े गए हैं। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, मगर मैंने अपनी खुशी को बड़ी मुश्किल से छुपाया और ये जाहिर करते हुए जैसे मुझे खबर सुनकर बड़ा सदमा हुआ। मैंने कहा, हे राम, ये कैसे हुआ? वो तो बड़ी महफूज जगह पर छुपे हुए थे। जयदेव बोला, जगह महफूज नहीं थी, यही तो इनसे गलती हो गई। सीआईडी वाले पीछे लगे हुए थे, किसी ने मुखबरी कर दी और पकड़े गए। क्या खबर सच्ची है जयदेव? अपने आदमी ने हैदराबाद से खुफिया कोड सिग्नल पर बताया है। इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पुलिस हमारे आदमियों पर बड़ा सख्त तशद्दुद करेगी, कहीं वो अपने दूसरे आदमियों के नाम पता ना बता दें। ये देव ने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, हम आदमियों की बड़ी सख्त ट्रेनिंग देकर भेजते हैं, तुम्हें तो खुद मालूम है। लेकिन प्रसाद जी ने सिंध में अपने आदमियों को रूपोश होने का ऑर्डर दे दिया है। मैंने ये जानने के लिए कि भारतीय दहशतगर्द रूपोश होकर कहाँ जाते हैं, इससे कहा, इसका मतलब है अब हमारे आदमी पाकिस्तान में कोई वारदात नहीं करेंगे। वो बोला, धर्मचंद, तुम तो ऐसे बातें करते हो जैसे तुम बिल्कुल नए हमारे ग्रुप में आए हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रूपोश होने के बाद हम कुछ रोज अपनी कार्रवाइयां बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर शुरू कर देते हैं? अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि भारतीय दहशतगर्द रूपोश होकर कहाँ गए हैं। मैंने कहा, पाकिस्तान में अब बड़ी सख्ती हो गई होगी। हमारे आदमी जहां भी रूपोश होंगे पाकिस्तानी पुलिस इन्हें पकड़ लेगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जयदेव बेवकूफ़ आदमी था। 2-4 चालाकी की बातों में से मैंने इसे जाल में उलझा लिया था। इसने गर्मी सर्दी में आकर मुझे वो ठिकाना बता दिया जहाँ बाकी के भारतीय दहशतगर्द छुप गए थे। ये जगह सिंध और पंजाब के दरमियान वीरान पहाड़ों में एक पुराने खंडर के करीब जंगल में वाक़या थी।
मैंने जयदेव से पूछा, वो हमारा क्या प्रोग्राम होगा? वो बोला, प्रोग्राम क्या होना है, शिवसेना के पंजाब शाख के प्रसाद जी को ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही करेंगे। शायद कुछ वक्त के लिए अपने रूपों दहशतगर्द ही दोबारा वारदातें शुरू कर दें, या शायद बम्बई से नए आदमी ट्रेनिंग के बाद भेजे जाएं। मैं पहले बता चुका हूँ कि शिवसेना इन दहशतगर्दों का मरकज बम्बई में था। इनका असल कर्ता धर्ता शिवसेना का इंतहा पसंद इस्लाम दुश्मन बाल ठाकरे था, मगर वो पर्दे के पीछे रहता था और उसने अपने एक मराठा साथी बालाजी को आगे रखा था। पाकिस्तान में इंडिया की पाकिस्तान दुश्मन खुफिया तंजीम राव के नापाक तकरीबी मंसूबे बाल ठाकरे तक पहुंचते थे। बाल ठाकरे आगे बालाजी को अहकाम सादिर करता था और बालाजी पंजाब में शिवसेना की जमात के लीडर प्रसाद जी को ऑर्डर देता था, जो भारतीय दहशतगर्दों की खासी तादाद में अमृतसर से स्मगल करके पाकिस्तान पहुंचा देता था। मैंने जयदेव से कहा, मेरे बारे में अब क्या हुक्म है, मैं बिटाले में कब तक पड़ा रहूंगा? जयदेव बोला, जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता तुम्हें यहीं रहना होगा। फिर वो हंसकर कहने लगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें अलाउंस भी मिलता रहेगा और तुम चाहो तो हर चौवाल अपनी पतली के पास भी रह सकते हो। अच्छा ये बताओ, घर गए थे, वहाँ कैसे गुजरी? मैंने भी शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, बस जैसी गुजरनी थी गुजर गई। जयदेव कुछ देर बातें करता रहा, फिर कहने लगा, मुझे अमृतसर प्रसाद जी के ठिकाने पर इनसे जरूरी बातें करने जाना है, कल वापस आऊंगा। जो भारतीय दहशतगर्द सिंध और पंजाब के दरमियान जंगल में छुप गए थे, मैं इनकी खबर पाकिस्तान में पहुंचाने के लिए बेकरार था। मैंने कहा, यार जयदेव, सोचता हूँ मैं भी अमृतसर के चित्रा सिनेमा में कोई फिल्म देखूं। इसने घड़ी में देखकर कहा, हाँ आखिरी शो का भी वक्त है, मैं साथ ही चलो। तुम चित्रा सिनेमा की तरफ चले जाना, मैं प्रसाद जी के यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन रात को बटाले वापस कैसे आओगे? शायद आखिरी लॉरी मिल जाए। वो बोला, यार तुम सारी बातें भूल गए हो, मालूम होता है पाकिस्तानी पुलिस ने तुम्हारी बहुत चित रोल की है। वहाँ पे तुम्हें याद नहीं, रात के 1:30 बजे एक पार्सल ट्रेन अमृतसर से गुरदासपुर की तरफ चलती है, हम कई बार इसमें सफर कर चुके हैं। मैं जल्दी से कहा, हाँ याद आ गया, ठीक है मैं इसी ट्रेन के जरिए वापस बटाले आ जाऊंगा। तो फिर चलो वक्त ज़ाया न करो। हम मंदिर से निकलकर लारी अड्डे पर आ गए। बिटाले से अमृतसर, अमृतसर से बिटाले लारियां रात 10-11 बजे तक चलती थी। हमने एक लॉरी पकड़ी और अमृतसर पहुंच गए। चित्रा सिनेमा लारियों के अड्डे के करीब अंजुमन पार्क वाले नाले के पुल के साथ ही था। जयदेव जलियांवाला बाग की तरफ चल दिया, क्योंकि शिवसेना पंजाब शाख के सदर प्रसाद जी का दफ्तर वहीं था। मैं चित्रा सिनेमा की तरफ रवाना हो गया। फिल्म मुझे कहाँ देखनी थी, मैं थोड़ी दूर जाकर इस सड़क पर हो गया जो अपने मुजाहिद जासूस के ठिकाने की तरफ जाती थी। इस वक्त अपना जासूस साथी कोठरी के बाहर अकेला ही सन्यासी के बेस में बैठा नारियल के चिलम के दम लगा रहा था। मुझे देखकर उसने चिलम एक तरफ ईंट के साथ रख दी और बोला, कोई खास खबर है? मैंने कहा, हाँ बड़ा जरूरी पैगाम पहुंचाना है। इसने एक नजर दाएं बाएं डाली और बोला, अंदर चले आओ। मैं कोठरी में घुस गया। मुझे मालूम था कि इसने रेडियो ट्रांसमीटर किस जगह छुपाया हुआ है। वहां से मैंने छोटा ट्रांसमीटर निकालकर इसे ऑन किया। ट्रांसमीटर में से हल्का हल्का शोर उभरने लगा। मैंने फ्रीक्वेंसी मिलाई और मखसूस सिग्नल देने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से भी सिग्नल के इशारे मिलने लगे। मैंने कोड अल्फाज में कहा, एक जरूरी पैगाम है, नोट करें। जरूरी पैगाम लिखवाया जाए। मैंने कहा, भारतीय दहशतगर्द गोंदा सतप्रकाश और मूर्तिराम की गिरफ्तारी के बाद इसके बाकी भारतीय दहशतगर्द साथी सिंध और पंजाब के दरमियान जंगल में एक खंडर में हैं। वो वहाँ छुप गए हैं। इनकी निशानी नोट करो। जहाँ वीरानी टीले हैं, टीलों के करीब एक जंगल का टुकड़ा है। भारतीय दहशतगर्द इसी जगह छुपे हुए हैं। क्या पूरा पैगाम नोट कर लिया गया? यस, पूरा पैगाम नोट कर लिया गया। रॉजर। ओके रॉजर, मैंने कहा और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। इसे लकड़ी के डब्बे में बंद करके जमीन के अंदर गड्ढे में छुपाया और कोठरी से बाहर आकर अपने जासूस से कहा, पैगाम पहुंचा दिया गया है। इसने मुझे बिल्कुल ना पूछा कि पैगाम क्या था। कहने लगा, रात यहीं ठहरोगे या वापस जाओगे? मैंने कहा, वापस जाऊंगा। अपने जासूस ने, जो सन्यासी बाबा के भेस में था, चिलम उठाई और उसके दम लगाने लगा। मैं खामोशी से चित्रा सिनेमा की तरफ हो गया। वहां पहुंचा तो दूसरा शो शुरू हुआ। अभी 15 मिनट ही हुए थे। टिकट वाली खिड़की खुली थी। मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ गया। इंटरवल तक फिल्म देखी। फिल्म मुझे अच्छी ना लगी। मैं वापस सिनेमा हॉल में जाने के बजाय लारियों के अड्डे पर आया और यहाँ से बटाला जाने वाली लॉरी पकड़ी और बटाले आ गया। शिव मंदिर के कर्मचारी मेरी शक्ल से वाकिफ हो गए थे। इन्हें मालूम था कि मैं जयदेव का दोस्त हूँ और शिव मंदिर में इसकी कोठरी में रहता हूँ। कोठरी के अंदर मैं पंखा चलाकर लेट गया। दिल का बोझ हल्का हो चुका था। मैंने इंतहाई जरूरी पैगाम पहुंचा दिया था और मुझे यकीन था कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस जंगल में जरूर पहुंच गए होंगे और जंगल को घेरे में लेकर भारतीय दहशतगर्दों को दबोच लेंगे। जयदेव रात को ना आया। सुबह जब मैं मंदिर के दरवाजे के सामने वाली दुकान पर चाय और बंद मक्खन का नाश्ता कर रहा था तो आ गया। इसे दूर से मुझे देख लिया। मेरे करीब आकर बोला, रात वाली फिल्म कैसी थी? मैंने कहा, बड़ी मजेदार थी, गाने बड़े अच्छे थे, आओ चाय पियो। वो बोला, मैं लस्सी पीकर आ रहा हूँ। अरे तुम भी लस्सी पिया करो। और रात तुम अपनी पत्नी के पास नहीं गए? मैंने कहा, यार जयदेव, मेरी पत्नी बीमार है। फिर मैंने इसे आंख मारी। वो समझ गया कि मेरी पत्नी को औरतों वाली खास बीमारी है। हंसकर बोला, बापे ये तो फिर मजबूरी है। वो मेरे पास लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, प्रसाद जी से मुलाकात हुई थी? इसने गर्दोपेश निगाह डालकर मुझे आंख मारी। हमसे थोड़े फासले पर एक सिख कुर्सी पर बैठा शीशे के गिलास में चाय पी रहा था। मैं खामोश हो गया। चाय पीकर हम मंदिर वाली कोठरी में आ गए। जयदेव कहने लगा, प्रसाद जी ने कहा है कि अभी कुछ देर हमें खामोश रहना होगा। हफ्ते 10 दिन के बाद अपने वही आदमी जो सिंध में रूपोश हैं दोबारा कार्रवाई शुरू कर देंगे। प्रसाद जी का कहना है कि दहशतगर्दों की ताज़ा पार्टी भेजने की अभी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मेरे पास ही रहोगे। वैसे कल शाम को तुम्हें प्रसाद जी ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मैंने पूछा, कोई खास बात है?
वो बोला, मेरा ख्याल है कोई खास बात ही है। प्रसाद जी ने कहा था कि कल शाम धर्मचंद को लेकर मेरे पास आ जाना, मैं इससे कुछ जरूरी बातें पूछना चाहता हूँ। रात को चटाई पर लेटा सोचता रहा कि इस इंतहा पसंद पाकिस्तान दुश्मन हिंदू ने मुझसे क्या पूछना है। बहरहाल इससे मिलना जरूरी था। वो तो धर्मचंद से पहले भी कई बार मिल चुका होगा, मगर मैं नकली धर्मचंद के रूप में इससे पहली बार मिल रहा था। दूसरे रोज शाम को जयदेव ने मुझे अपने साथ लिया और हम लारी में बैठकर अमृतसर आ गए। मेरा आज तक ख्याल था कि जलियांवाला बाग कोई बाग होगा। शिवसेना पंजाब शाह का हेड ऑफिस यहीं पर था, मगर ये शहर का गुंजान मोहल्ला था। जयदेव ने मुझे बताया कि जलियांवाला बाग मकानों के दरमियान से गुजरने वाले के रास्ते से आगे मैदान की शक्ल में है। पहले तो ये वीरान मैदान हुआ करता था। म्यूनसिपल कमेटी ने एक घास के प्लाट बनाकर फूलों की क्यारियां बना दी हैं। ये बड़ी ऐतिहासिक यानी तारीखी जगह है। मैंने ये जाहिर करने के लिए कि मैं इस बाग से वाकिफ हूँ कहा। हाँ भापे, मुझे मालूम है, मैं तो बेटाले से अक्सर यहाँ जाया करता था। शिवसेना का हेड ऑफिस वहीं एक तंग गली में था। छोटा सा ऑफिस था। कमरे में एक तरफ गांधी नेहरू के सामने की जानिब बाल ठाकरे की बड़ी तस्वीरें लगी थी। इसने चश्मा लगाया हुआ था, जाफरानी चादर कांधे पर डाली हुई थी और गले में गेंदे के फूलों के हार थे। बाल ठाकरे की शक्ल सूरत से बाखूबी वाकिफ था। इसके दस्ते रास बालाजी को मैंने अभी तक नहीं देखा था। दफ्तर में कांग्रेसी टोपी वाला खद्दरपोश नौजवान बैठा रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। 2-3 हिंदू दीवार के साथ लगी कुर्सियों पर हाथ में दरखास्तें लिए बैठे थे। बाहर हिंदी में लिखा हुआ शिवसेना का बोर्ड लगा था। अंदर भी जगह जगह हिंदी जबान के पोस्टर लगे थे। उर्दू का एक लफ्ज कहीं नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेसी टोपी वाले ऑफिस सेक्रेटरी ने जयदेव से नमस्कार कहकर हाथ मिलाया। श्रीमान प्रसाद जी ने हमें बुलाया है। ऑफिस सेक्रेटरी ने मेरी तरफ देखा और बोला, ये धर्मचंद लगता है। जयदेव ने हंसकर कहा, लगता नहीं, ये धर्मचंद ही है। मैंने हाथ जोड़कर ऑफिस सेक्रेटरी को प्रणाम किया। इसने जयदेव से कहा, तुम लोग अंदर चलकर बैठो, मैं प्रसाद जी को इत्तला करता हूँ। हम दूसरे कमरे में आकर बैठ गए। छोटा सा कमरा था जिसमें दीवार के साथ पुरानी कुर्सियां लगी हुई थी। कार्नस पर शिवजी मराठा का पित्तल का बुत पड़ा था। वो घोड़े पर सवार था। इसके हाथ में तलवार थी और घोड़े के दोनों अगली टांगे उठी हुई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक भारी बदन वाला उधेड़ उम्र आदमी जिसका सर गंजा था, जाफरानी रंग के कुर्ता पजामे में मलबूस अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथों में सिगरेटों का पैकेट और चांदी का लाइटर था। इसने मुझ पर एक निगाह डाली और बोला, कहो धर्मचंद, पाकिस्तानी पुलिस ने ज्यादा ठुकाई तो नहीं की? तुम बड़े बहादुर होकर भाग कर आ गए। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, बस महाराज, भगवान की कृपा से भागने में सफल हो गया। ये शिवसेना पंजाब की शाख का सदर प्रसाद जी मुखर्जी था। वो मेरी तरफ मुसलसल तकते हुए कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, धर्मचंद, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? पहले तो तुम्हारी आवाज भारी थी, अब थोड़ी बारीक क्यों हो गई है? मैंने भी इसे यही बताया कि पाकिस्तानी जेल में जब मुझ पर तशद्दुद किया जाता था तो एक रोज मुझे कोई चीज पिलाई गई, जिससे मैं 2-3 दिन बेहोशी की हालत में रहा। इसी बेहोशी की हालत में मुझसे पूछ कुछ होती रही। इस दवाई के असर से मेरा गला खराब हो गया और आवाज पर इसका बड़ा बुरा असर हुआ। प्रसाद जी ने कहा, तुमने पाकिस्तानी पुलिस को कुछ बताया तो नहीं था? मैंने कहा, महाराज राम राम करें, आखिर हमें ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? पुलिस ने मुझको हर तरह से अजियत दी, मुझे उल्टा लटकाकर धोनी भी दी, बिजली लगाई गई, परंतु महाराज मैंने जबान नहीं खोली। ये कहकर प्रसाद जी ने पैकेट में सिगरेट निकाल कर सुलगाया और कहने लगा, तुम्हारे फरार होने के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने छापा मारकर अपने आदमी गोंदा सतप्रकाश और मूर्ति राम को पकड़ लिया है। याद करो, कहीं तुमने बेहोशी की हालत में पुलिस को शादरा वाले खुफिया ठिकाने का तो नहीं बता दिया था? मैंने फौरन बड़े एतमाद से कहा, महाराज भला मैं ऐसी बात दुश्मन को क्यों बता सकता हूँ? बेहोशी की हालत में भी बार बार एक ही जुमला बोलता था कि मैं उग्रवादी नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान में मंजिलों की यात्रा करने आया था कि सैनिमा हाउस के बाहर बम फट गया। मैं भागा तो पुलिस ने मुझे उग्रवादी समझकर पकड़ लिया। प्रसाद जी ने जयदेव से मुखातिब होकर कहा, ये सारी गलती सतप्रकाश और गोंदा की है। इन्होंने एहतियात से काम नहीं लिया। इन्हें चाहिए था कि लाहौर शहर से बाहर किसी गांव में चले जाते। वो मुसलमान बनकर भी वहीं कहीं किसी गांव में रह सकते थे। कुछ देर इसी किस्म की बातें करने के बाद प्रसाद जी मुझसे मुखातिब होकर बोले, धर्मचंद, तुम हमारे बड़े तजर्बेकार उग्रवादी हो। इस बार पाकिस्तान में जो पार्टी भेजी जाएगी, इसके साथ तुम्हें जरूर जाना होगा। बम्बई से बाल ठाकरे का हुक्म है कि तुम्हें इस पार्टी के साथ जरूर भेजा जाए। प्रसाद की जबानी मालूम हुआ कि धर्मचंद बड़ा खतरनाक दहशतगर्द था और वो इससे पहले पाकिस्तान में कई हलाकत के तकरीबकारियां कर चुका था। मैंने कहा, महाराज, ये इनकी बड़ी कृपा है। हम तो आपकी तरह देश के सेवक हैं। भारत माता की खातिर जान भी हाजिर है। प्रसाद ने एक बार फिर मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, तुम्हारी आवाज काफी बदल गई है। धर्मचंद, तुम किसी डॉक्टर को गला दिखाओ, वो तुम्हारी आवाज ठीक कर देगा। मैंने कहा, हाँ जी, मैंने भी यही सोचा हुआ है। अंदर मुझे कुछ तशवीश जरूर हुई थी कि शख्स इंतहाई धीरज और चालाक है। कहीं इसको शक तो नहीं हो गया कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ? मगर मेरे नाक की प्लास्टिक सर्जरी इतनी कामयाबी से की गई है कि शक्ल तो मेरी धर्मचंद से मिलती थी। नाक की उभरी हुई हड्डी को जो कसर रह गई थी, इसे प्लास्टिक सर्जरी ने पूरा कर दिया था। मुझे पूरा एतमाद था कि जब तक इन लोगों को ये नहीं इल्म हो जाता कि मेरी कमर पर रीढ़ की हड्डी करीब शिवसेना का निशान नहीं है और मेरे खतने हुए हैं, तो इन लोगों को अभी नहीं पता चल सकता कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ। चुनाचा मैं बड़े एतमाद से बोल रहा था। मेरे लिए सोडा वाटर की बोतलें आ गई। प्रसाद जी मुझसे मुखातिब होकर बोले, धर्मचंद, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे पास तजर्बेकार ट्रेंड उग्रवादियों की किस कदर कमी है। वैसे तो हमारी शिवसेना का हर मेंबर जाने को तैयार हो जाता है, परंतु हर आदमी का काम नहीं है। तुम दोनों को मालूम है कि इसके लिए हमें कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सिर्फ बमों के धमाके करने और कलाशनकोफों के ब्रश फायर करके लोगों को मारने की ट्रेनिंग ही नहीं देनी होती, बल्कि मुख्तलिफ अज़ियतें बर्दाश्त करके ये ट्रेनिंग भी देनी होती है कि पकड़े जाने की सूरत में पुलिस टॉर्चर करे तो ये अपनी जबान बंद कैसे रखेंगे।
इसके लिए हमें बड़ा सख्त चुनाव करना पड़ता है। इन्हें उर्दू ज़बान सिखानी पड़ती है, इन्हें मुसलमानों वाले सारे तौर तरीके सिखाने पड़ते हैं। इसी बात से जब हमारा कोई आदमी पाकिस्तान में पकड़ा जाता है या मारा जाता है तो हमारा बहुत नुकसान होता है। इस वक्त हमारे 3 आदमी पाकिस्तानी पुलिस ने पकड़ लिए हैं, 3 रूपोश हैं। मुंबई से बालाजी ने मुझे ऑर्डर दे दिया है कि हम चंद आदमियों की एक पार्टी तैयार करें और इन्हें ट्रेनिंग दी जाए और 2 हफ्ते के बाद इन्हें समझौता एक्सप्रेस के जरिए यात्रियों के भेस में पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस सिलसिले में बालाजी ने बाल ठाकरे जी के हुक्म पर तुम्हें बुलवाया है। अब तुम मुंबई जाओगे। बालाजी को तुम पर बड़ा विश्वास है, बस तुम कल रात को फ्रंटियर मेल में सवार होकर मुंबई रवाना हो जाना। तुम्हें तो कोई तैयारी तो नहीं करनी। मैंने फौरन कहा, महाराज तैयारी क्या करनी है, अपने घर में कह आया हूँ कि अभी हफ्ता 10 दिन मैं नहीं आऊंगा, मैं बटाले वापस भी नहीं जाऊंगा, आज रात अमृतसर में ही ठहरूंगा और सुबह फ्रंटियर मेल में सवार हो जाऊंगा। मुझे शिवसेना के गढ़ में जाने का मौका मिल रहा था, मेरा असल टारगेट वही था। मैं शिवसेना के इस पाकिस्तान दुश्मन गढ़ को खत्म करना चाहता था। पर शाह जी ने मुझे 100 रुपए दिए और कहा मुंबई तक के लिए काफी होंगे, बाकी जरूरत पड़े तो बालाजी के ऑफिस से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम आज रात हमारे ऑफिस की छत पर ही सो जाना। फिर से जयदेव से मुखातिब होकर कहा, तुम बेशक वापस बटाले चले जाओ और हमारे अगले ऑर्डर का इंतजार करो। जयदेव बोला, जो हुक्म महाराज। रात का खाना मैंने और जयदेव ने बदार के एक होटल में खाया। जयदेव कहने लगा, तुमने मुंबई में बालाजी का दफ्तर देखा हुआ है ना? मैंने खाक देखा था, मैं तो पहली बार शिवसेना के दफ्तर जा रहा था। मैंने कहा, हाँ देखा हुआ है, बालाजी से भी मिल चुका हूँ। मुझे मालूम हो चुका था कि धर्मचंद मुंबई जाकर बालाजी और बाल ठाकरे से भी मुलाकात करता रहता था। जयदेव बोला, तुम्हें आखिरी बार मुंबई गए 6 माह हो गए हैं, वो इलाका अब काफी बदल गया है, वहाँ 3-4 नई बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, मैं तुम्हें फिर से समझाई देता हूँ। जयदेव मुझे समझाने लगा। मैंने बड़े तरीके से इससे बदार का नाम, इलाके का नाम भी पूछ लिया। मेरे लिए इतना ही काफी था, वहाँ बालाजी और बाल ठाकरे के नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ था। इसके बाद जयदेव बटाले वापस जाने के लिए मुझसे रुखसत हो गया। रात मैंने शिवसेना के ऑफिस की छत पर सोकर गुजार दी। सुबह 9 बजे मुझे नौकर ने आकर जगा दिया। दफ्तर के गुसल खाने में मैंने गुसल किया, वहीं नाश्ता आ गया। फ्रंटियर मेल अमृतसर से तैयार होकर जमाने में 9:40 पर मुंबई की तरफ रवाना होती थी। प्रसाद जी 9 बजे अपने घर से निकलकर दफ्तर आकर मुझसे मिले और कहा, बालाजी को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि हम इनके ऑर्डर पर ही चलेंगे। इनके पास मेरा खास टेलीफोन नंबर है, अगर कोई खास बात कहनी हो तो बालाजी इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तुम वापसी पर सीधा मेरे पास आना, समझ गए हो ना? जी श्रीमान जी, मैं समझ गया हूँ, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। प्रसाद जी ने कहा, ठीक है, आप जल्दी से स्टेशन पहुंचो, रामदास तुम्हारी रिक्शा ले आया है। मैंने प्रसाद जी को प्रणाम किया और ऑफिस से निकल कर बाजार में आ गया। बाजार में दफ्तर के चपरासी साइकिल रिक्शे के पास खड़ा था। मैं रिक्शे में बैठ गया और अमृतसर के रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेशन से फ्रंटियर मेल में सवार हुआ और मुंबई की तरफ रवाना हो गया। ये बड़ा लंबा सफर था। रास्ते में इंडिया के कई बड़े शहर आए, जबानें बदलती रहीं, लिबास बदलते रहे, आखिर मुंबई का स्टेशन भी आ गया। बम्बई के 2 बड़े स्टेशन है, एक का नाम बोरीबंद और दूसरे का नाम मुंबई सेंट्रल है। फ्रंटियर मेल बम्बई सेंट्रल के स्टेशन पर जाकर रुकी थी। शिवसेना के हेड ऑफिस के एड्रेस मैंने जयदेव से बातों बातों में मालूम कर लिया था, वरना वो तो यही समझता कि मुझे इस एड्रेस से पहले से मालूम नहीं था। तजुर्बेकार, तरबियत याफ्ता और सीनियर भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद कई बार मुंबई जा चुका था और मैं धर्मचंद के रूप में था। वहां पहुंचते ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिली। ये मेरे लिए खुशखबरी और शिवसेना के लीडर बालाजी और बाल ठाकरे के लिए बुरी खबर थी। खुशखबरी ये थी कि पाकिस्तानी पुलिस ने मेरी इत्तला पर सिंध और पंजाब के दरमियानी जंगल पर छापा मारकर 3 भारतीय दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया था। इस खुशखबरी का इंकशाफ मुझ पर इस वक्त हुआ जब मैं शिवसेना के हेड ऑफिस के सेक्रेटरी लाला जी से मिला। लाला जी भी मरहट्टा थे और इसके मिलने के अंदाज से मालूम हुआ था कि वो धर्मचंद से काफी बेतकल्लुफ है। मैंने इसे नमस्कार किया तो वो बोला, धर्मचंद तुम तो हमेशा मुझे जय हिंद कहकर मिला करते थे, आज नमस्कार किस खुशी में किया है? मैंने कहा, इस खुशी में कि मैं पाकिस्तानी जेल तोड़कर भारत पहुंचने में कामयाब हो गया हूँ। इस शख्स का लालचंद नाम मैंने दफ्तर के चपरासी से बड़ी चालाकी से मालूम कर लिया था। इसे मुझे अपने पास बिठा लिया और राजदारी से बोला, एक बहुत बुरी खबर है। इसकी ज़बानी मुझे खुशखबरी मिली कि पाकिस्तान में इनके रूपों दहशतगर्दों को पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पकड़ लिया है। सतप्रकाश, गोंद और मूर्ति राम तो पहले ही पकड़े गए थे, अब ये भी पकड़े गए हैं। मैंने बनावटी अफसोस का इजहार करते हुए कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, पाकिस्तान में हमारी ताकत अब ना होने के बराबर है। लालचंद कहने लगा, इस बारे में बालाजी ने तुमसे कोई खास मशवरा करना है। मैंने इन्हें फोन पर तुम्हारे आने की खबर कर दी है। वो ट्रेनिंग कैंप से चल पड़े हैं। मैं मुंबई दिन के पहले टाइम पहुंचा था, वहाँ मौसम खुशगवार था, गर्मी और हफ्स नहीं था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, समंदर की तरफ से हवा चल रही थी। थोड़ी देर में दफ्तर के बाहर एक छोटी सी गाड़ी आकर रुकी। चपरासी ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। अंदर से गहरे सांवले रंग का कोरे बदन का आदमी बाहर निकला। इसने गेरू रंग के खद्दर का पजामा कुर्ता पहन रखा था, पाँव में पूना की चप्पल थी, गले में जाफरानी पटका डाला हुआ था, माथे पर सुर्ख रंग का गोल तिलक था। मैं भी लालचंद के साथ इसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। ये बालाजी था। इसने कांधे पर जाफरानी पटका दुरुस्त करते हुए मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, धर्मचंद कब आए हो? मैंने कहा, जी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ। तुम्हारी आवाज़ क्यों बदल गई है? पाकिस्तानी पुलिस ने कुछ पिला दिया था, इसी दिन से गला खराब है, आवाज़ भी खराब हो गई है। मेरे साथ ऊपर आ जाओ। लालचंद तुम नीचे ऑफिस में ही रहना, मेरा कोई फ़ोन आए तो कह देना मैं काम कर रहा हूँ। ठाकरे जी का फ़ोन आए तो मुझे ऊपर दे देना। आओ धर्मचंद। बालाजी मुझे लेकर ऊपर वाले कमरे में आ गया।
ये कमरा बड़ा सजा हुआ था, कीमती चीजें थी, सोफों पर जाफरानी रंग की गद्दियां थी, दीवार पर गांधी नेहरू की फ्रेम की हुई तस्वीरों के दरमियान बाल ठाकरे की तस्वीर लगी थी। कोने में शिवाजी मराठा के घोड़े वाला बुत यहाँ भी रखा हुआ था। वो मेरे सामने सोफे पर बाजू फैलाकर बैठ गया। खदरपोश नौकर गाड़ी में से बालाजी का सिगार वाला डब्बा लेकर आ गया। इसने सिगार सुलगाया और बोला, शायद लालचंद ने तुम्हें एक पूरी खबर बता दी हो कि हमारे 3 और आदमी पाकिस्तान में पकड़े गए हैं। मैंने कहा, जी हाँ, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई है। ये पहला मौका है कि थोड़े दिनों के अंदर अंदर हमारे 6 आदमी पाकिस्तानी पुलिस के कब्जे में आ गए हैं। बालाजी की तलवार मार का मूछें भी थी, सर के बाल खिदार से स्याह किए हुए थे और घने थे। कहने लगे, ये कोई मामूली बात नहीं है। ठाकरे जी सख्त गुस्से में थे। कहने लगे, ऐसा क्यों हुआ है? मैंने कहा, सर, मैं धर्मचंद को पंजाब से बुलवाया है। इससे पूछकर बताऊंगा कि पाकिस्तान में हमारे आदमियों के पीछे कहाँ कहाँ खुफिया आदमी लगे हुए हैं। मैंने कहा, बालाजी, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, पाकिस्तानी पुलिस हमारी गुरबादियानी कार्रवाइयों के बारे में पहले से ज्यादा खबरदार हो गई है। खुद मैं भी इसी वजह से पकड़ा गया था। हालांकि इससे पहले मैंने कई जगह बमों के धमाके किए थे, मगर साफ बचकर निकल जाता था। इस रोज हम में से किसी को मालूम न हो सके कि पुलिस पहले से इर्द गिर्द के इलाके में मौजूद थी। अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है और सिनेमा हाउसेज, रेलवे स्टेशन, मस्जिदों, बस के अड्डों, स्कूलों के बाहर सफेद कपड़ों में मुसल्ला पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है। बालाजी ने कहा, लेकिन हमारे दूसरे आदमी तो अपने खुफिया ठिकानों पर पकड़े गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि किसी ने मुखबरी की है। सवाल ये है कि ये मुखबर कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अपना कोई आदमी पुलिस ने खरीद लिया हो। बालाजी बड़ा दहीन आदमी मालूम होता था, लेकिन मैं इसलिए मुतमईन था कि इसे मुझ पर इस किस्म का शक कभी नहीं पड़ सकता। मैं इसका सीनियर और तजुर्बाकार दहशतगर्द साथी था। मैंने कहा, महाराज जी, मेरे ख्याल में अपना कोई आदमी ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बालाजी ने मेरी तरफ आंखें खोल कर तकते हुए कहा, ठीक है, हम इन लोगों की ट्रेनिंग देकर भेजते हैं। इनकी देशभक्ति को भी पूरी तरह से चेक कर लेते हैं। हम इन्हें हर वारदात के एवज 4-5 बल्कि 6-7 हज़ार तक यहाँ भारत में इनके अकाउंट में जमा करा देते हैं। लेकिन ये लोग लालच में आ सकते हैं, ज़्यादा रुपये लेकर गद्दारी भी कर सकते हैं। अपन तो खुली खुली बात करेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, सर, मेरा दिल नहीं मानता। आज तक हमारे भेजे हुए किसी आदमी ने गद्दारी नहीं की, तो फिर एक ही हफ्ते के अंदर अंदर हमारे 6 आदमी कैसे पकड़ लिए गए? मैंने जवाब में कहा, बालाजी, पाकिस्तानी पुलिस ने अपने खुफिया आदमी को जगह जगह छोड़ रखा है। कुछ हमारे आदमियों ने भी एहतियात नहीं की। सतप्रकाश, गोंद और मूर्ति राम को लाहौर की करीबी बस्ती में क्वार्टर किराए पर लेकर नहीं रहना चाहिए था। इन्हें मेरे हिसाब से वहां से आगे किसी गांव में खुफिया ठिकाना बनाना चाहिए था। बालाजी ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, तुम भी इनके साथ ही थे। तुमने इन्हें शादरे में क्वार्टर लेने से मना क्यों नहीं किया? सर, ये सब कुछ इन्होंने मेरी गिरफ्तारी के बाद किया है। पहले तो हम शहर से दूर गाँव में ही मजदूरों के भेस में रह रहे थे। बालाजी ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा। बहरहाल, अब प्रोग्राम ये बना है कि ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त जिन 3 मर्दों और औरतों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तुम इनके साथ लेकर पाकिस्तान जाओगे। बाल ठाकरे जी ने 2 काम तुम्हारे सुपुर्द किए हैं। एक काम तो यह है कि तुम अपनी निगरानी में लाहौर शहर में बमों के धमाके कराओगे। तुम्हारी दूसरी जिम्मेवारी ये लगाई गई है कि हमारे जो 6 आदमी पाकिस्तानी पुलिस ने पकड़ रखे हैं, तुम इनका सुराग लगाकर इन्हें वहां से फरार होने और बॉर्डर क्रॉस कराने में मदद दोगे। ये तुम ही कर सकते हो। बाल ठाकरे जी को भी और मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा, मैं शिवसेना का सिपाही हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बालाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं धर्मचंद, तुम्हारी जान नहीं जानी चाहिए। तुम्हें जीवित रहकर ये सारे काम करने हैं। तुम्हारे जैसा आदमी हमारी सेना को दोबारा मिलना मुश्किल है। इस दौरान नौकर चाय और मिठाइयों की थालियां रखकर चला गया। मैंने गिलास में चाय डालकर बालाजी को दी। दूसरी प्याली में अपने लिए चाय डाली, बर्फी का टुकड़ा मुंह में डालकर चाय पीने लगा। बालाजी ने कहा, धर्मचंद, तुम तो हमेशा चाय के साथ लड्डू खाया करते थे, बर्फी तो तुम्हें चाय के साथ कभी पसंद नहीं थी। ये क्या बात है? मैंने कहा, सर, पाकिस्तान में रहकर चाय के साथ बर्फी खाने की आदत पड़ गई है। हर दफा वहाँ ज़्यादा देर रहना पड़ा था। पाकिस्तानी पुलिस ने शुरू में मुझसे हमदर्दी का सलूक किया था। वो मोहब्बत और प्यार से मुझसे मेरे साथियों का पता पूछती रही थी। इस दौरान ही मुझे चाय के साथ बर्फी भी दी जाती थी। बालाजी ने चाय का घूंट भरने के बाद कहा, अच्छा तो ये बात है। मैंने यूं ही अपनी बनावटी अकीदत का इजहार करते हुए कहा, सर, ठाकरे जी के दर्शन नहीं होंगे। बालाजी ने सोफे पर पहलू बदलते हुए सिगार की राश एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, धर्मचंद, ठाकरे जी बहुत मसरूफ आदमी हैं और आजकल तो अपने 6 आदमियों के पाकिस्तान में पकड़े जाने से परेशान भी हैं। इसलिए इन्होंने तुम्हें तैयार करने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है। ऐसी कोई बात भी नहीं। अभी ट्रेनिंग कैंप में चलकर इन आदमियों की कारकर्दगी देखो। कुछ दिन तो तुम्हें मुंबई में ही लग जाएंगे। हो सकता है दौरान ठाकरे जी तुमसे मुलाकात कर लें। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी। बालाजी कहने लगा, इस बार हम तुम्हारे साथ एक खूबसूरत औरत को भी ट्रेन करके भेज रहे हैं। अपने आदमियों को सुराग लगाने और इन्हें पाकिस्तानी पुलिस के कब्जे से आजाद कराने में ये औरत तुम्हारे काम आ सकती है। बड़ी खूबसूरत कन्या है, शैलाधर इसका नाम है। ऊंची सोसाइटी की पढ़ी लिखी औरत है, तुम्हारी तरह पंजाबी है, अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानें फर बोलती है। मैंने पूछा, सर, ये औरत इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए कैसे तैयार हो गई?